ये हमारा हॉट स्टॉक्स सेगमेंट है जहां पर हम लोग तमाम स्टॉक्स जो खबरों से जुड़ी हुई स्टॉक्स हैं, कुछ टॉपिक्स भी हैं, बीच बीच में सवालों के जवाब भी लेने की कोशिश की जाएगी। प्रदीप सर, आपसे शुरुआत करूंगा। इन्फोसिस से शुरुआत करें आज, क्योंकि एडीआर में भी काफी गिरावट है। नतीजों की बात की जाए तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है 8.6% घटकर 7,769 करोड़ रहा है। आय में भी देखा जाए तो यहाँ पर आय में बढ़ोतरी हुई है 3.9%, और एबिट की बात की जाए तो 4.3% बढ़ा है। कैसे देखते हैं सर, क्या व्यू है आपके इन्फोसिस को लेकर? जी देखिए ब्रिज जी, स्टार्टिंग करने से पहले ही एक सेबी का मैंडेटरी डिस्क्लेमर रहता है। जी। डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज मैं बात करने वाला हूँ कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकते हैं कुछ कॉल क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम, नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली आईटी में ऑलरेडी ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स हम लोगों ने देखा है अच्छा खासा पिटाई हो चुका है। एंड जिस तरीके से अभी रिजल्ट आ रहा है, अब देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी मुझे लग रहा है कि एक बेस फॉर्मेशंस की तरफ है। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से 45,000 46,000 के आसपास का टॉप बनाया था, उसके बाद लगातार एक बार सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा है। तो ये जो कल यूएस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आया है, मैं बहुत बुरा नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा। रिजल्ट मैं देखा, ओवरऑल मुझे सही लगा। मुझे लगता है कि इन्फोसिस थोड़ा बहुत बेस आपको बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से ज़्यादा डाउनफॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स और 8 to 10% का एक जो है गिरावट होने का पॉसिबिलिटीज़ है मैक्सिमम। लेकिन यहाँ से ही एक बेस बनते हुए आपको दिखाई देंगे। क्या यहाँ से ऊपर आएंगे? आंसर इज नो। क्योंकि जो डेटा है ओवरऑल यहाँ से सपोर्टिव अभी भी नहीं है, सिचुएशन अभी भी उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आईटी में अभी सेल करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि एक बेस बन रहा है। सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन अभी 1047 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। हमें लगता है कि कभी भी अगर 1,000 से 970, 1,015 एक बाइंग रेंज रहेगा। अगर किसी का लॉन्ग टर्म निवेशक का प्लानिंग है तो आप डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल आईटी में। लेकिन वही व्यू आपको 1.5 2 साल का लेके चलना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से नेगेटिव नहीं हूँ। मैं यहाँ से धीमे धीमे मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। बाकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी तो अवॉइड करना चाहिए आईटी को। मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई नहीं करूंगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली वैल्यू इन्वेस्टिंग मैं करना पसंद करूंगा। ठीक है हिमांशु सर, इंडिगो पर बातचीत कर लेते हैं। 238 करोड़ का घाटा, पिछले साल हमने देखा था 2176 करोड़ रुपए का मुनाफा था। और अगर एबिटा डेयर की बात की जाए तो मार्जिन भी 28% के घटकर सर करीब करीब 15.5% रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इंडिगो को? देखिए डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में जो फैक्टर्स हैं वो सपोर्टिव नहीं है। कामकाजी मुनाफा भी घटकर आया है, तो जरूर थोड़ी सी पिटाई देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट थोड़ा खराब हो सकता है, जिसके चलते शायद आज स्टॉक में वीकनेस भी बनती हुई नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि 4,870, 4,800 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, जहां तक स्टॉक थोड़ी सी गिरावट दिखा सकता है। लेकिन वहीं पर यह भी समझना जरूरी है कि सिंगल लार्जेस्ट एयरलाइंस है, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। तो अगर कोई भी कंडीशंस आगे चल के सामान्य होती हैं या क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्टेबल होते हैं, तो इमीडिएटली यहाँ पर बेनिफिट पास ऑन होता हुआ नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा यहाँ पर गिरावट ज्यादा शायद सस्टेन ना करे। इमीडिएट नीजर रिएक्शन के बाद 4,800, 4,850 के आसपास से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चरली मैं अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म में ये ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन में है, लगभग 5400-5500 के हाई बनाने के बाद वहां से ऑलरेडी करेक्शन देखने को मिल चुकी थी। और आज इस रिजल्ट के चलते मुझे लगता है कि शायद जो फाइनल लेग ऑफ करेक्शन है वो भी पूरी होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है निश्चित सर, सोना बीएलडब्ल्यू पर आपसे राय लूंगा। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 46% के करीब करीब बढ़कर 178 करोड़ रुपए पहुंच गया है। आय भी 52% बढ़ा है। एबिटा की बात की जाए तो यहाँ 42% का इजाफा देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ से एबिटा मार्जिन में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन ओवरऑल नतीजे अच्छे खासे रहे हैं। सर कैसे देखते हैं, अपॉर्चुनिटी है क्या इसमें? तो सोना बीएलडब्ल्यू की बात करें तो डेफिनेटली हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने मिले। प्रॉफिट में एक अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। रेवेन्यू भी अच्छा हमें बढ़ते हुए देखने मिला है।
सो ऑल इन ऑल अगर ये काउंटर की बात करें तो डेफिनेटली रिकवरी मोड में ही ये काउंटर है। अच्छे खासे लेवल्स पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अक्यूमुलेशन करने की ही राय रहेगी, जिस हिसाब से हमें रिजल्ट्स देखने मिले और भी फर्दर अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। एंड रिसेंटली कंपनी ने जॉइंट वेंचर्स अनाउंसमेंट्स भी किए हैं, नए इनोवेशंस में भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा कंटेंडर है जो पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं, या मोमेंटम पिक के तौर पे भी हम इस पे फोकस रख सकते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशंस को ऐड कीजिए। 760 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लॉन्ग साइड की पोजीशंस होल्ड रखने की ही राय रहेगी सोना बीएलडब्ल्यू। लॉन्ग साइड की पोजीशन होल्ड रखने की राय दी जा रही है निशित सर की ओर से सोना बीएलडब्ल्यू में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। प्रदीप सर, आपके लिए सवाल आया है संगीता जी का, संगीता बख्शी। कहने गुड मॉर्निंग सर, कोचिन शिपयार्ड पर राय जानना चाह रही हैं। 50 शेयर है उनके पास, 2000 के भाव पर बाय करके रखा है। क्या किया जाए सर, क्या रणनीति बनाई जाए, आपका नजरिया? हाय, गुड मॉर्निंग संगीता मैम। सो बेसिकली 1395 के लेवल के आसपास का आप देखेंगे कोचिन शिपयार्ड का क्लोजिंग है। एंड ओवरऑल ये जो सेक्टर है, देखिए अभी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन के आसपास घूम रहा है। मैं ऐसा ज़्यादा नीचे नहीं जाते देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक डबल बॉटम बनाया था मंथली पे, और 1150 1100 के आसपास बहुत तगड़ा सपोर्ट है। सो आपको बने रहना पड़ेगा नेक्स्ट 6-8 महीना, तब जाके आपका बाइंग प्राइस आपको मिलने का पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन बेचने का सलाह मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। अच्छा फंडामेंटल्स है, इससे पहले बहुत चला हुआ है, और अभी होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। 1100 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप। ठीक है। हिमांशु सर, साइंट डीएलएम को लेकर आपसे राय जानूंगा। नतीजे तो बहुत शानदार आए हैं, मतलब अगर देखा जाए नेट प्रॉफिट की बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 90% की बढ़ोतरी हुई है, 104 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आय में भी बढ़ोतरी हुई करीब करीब 7.5% की, मार्जिन भी बढ़ा है, यहाँ पर एबिटा भी बढ़ा है 20%। सर कैसे देखते हैं साइंट को, अपॉर्चुनिटी है क्या कोई? जी डेफिनेटली, स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार वी शेप रिकवरी दिखाई है पिछले कुछ महीनों में, और जो पीएलआई स्कीम बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल रही है उसका एक बड़ा दावेदार है। बहुत ही स्ट्रांग पेडिग्री है मैनेजमेंट की, तो सभी चीजें सही है। चार्ट सेटअप बहुत अच्छा है। हालांकि थोड़ी सी रिकवरी जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है लोअर लेवल से, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टॉक जरूर दिखाए, लेकिन उस कंसोलिडेशन में मुझे लगता है कि खरीदारी के ही मौके ढूंढे जा सकते हैं। 665 के आसपास स्टॉक कल बंद हुआ है, जबकि इसकी अगर मैं सिर्फ 20 दिन की भी मूविंग एवरेज देखता हूं तो वो 100 रुपए नीचे है, लगभग 550 रुपए के आसपास। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा एक शार्प रनअप के बाद कूल ऑफ हो सकता है, तो 580 575 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आता है। तो थोड़ी सी अगर गिरावट मिलती है, कंसोलिडेशन मिलता है, तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार स्टॉक 740 750 का जो पड़ाव है वो पार करेगा, तो ऑल टाइम हाईज 900 रुपए तक के भी थोड़ा मीडियम टर्म में पोटेंशियल है टारगेट्स हिट करने के। प्रदीप सर, पीसी ज्वेलर्स को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। प्राइजेस तो लगातार गिरते ही जा रहे हैं सर, 9 रुपया 40 पैसे के करीब पहुंच चुका है। सर अपॉर्चुनिटी है या अवॉइड करना चाहिए? देखिए ये ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक बन गया है। इस स्टॉक को हम 220 50 से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। जिस दिन ये 250 से 20-25% क्रैश होके आज से कुछ साल पहले 200 पे आया था, 180 पे आया था, उस टाइम पे मैनेजमेंट सामने आके बोला था नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बाद में हमने ओवर द ईयर्स देखा है कि क्या हुआ है, स्टॉक ने जिस तरीके से लोगों का पैसा डिस्ट्रॉय किया है। सो अभी मेरे हिसाब से तो अभी अवॉइड ही करना चाहिए। प्राइस को देख के 9 to 10 रुपीज देख के बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अरे बहुत कम प्राइस है, बाय कर लेते। फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स अगर देखेंगे कहीं ना कहीं वो सपोर्टिव अभी तक नहीं है। सो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजन मैं इससे बाहर होना पसंद करूंगा। मुझे लगता है कि अगर आपको रहना है आप कल्याण ज्वेलर्स देख लीजिए, अगर आपको रहना है आप सेनको गोल्ड देख लीजिए, बेटर है। लेकिन पीसी ज्वेलर मुझे लगता है कि अभी अवॉइड करना चाहिए फ्रेश। अभी अवॉइड करना चाहिए पीसी ज्वेलर्स को, फ्रेश बाइंग, क्योंकि लगातार हम लोग इसमें गिरावट भी देख रहे हैं। निश्चित सर, परम प्रीत जी का सवाल आ रहा है, मैं उस पर आपसे राय लूंगा। भारत डायनामिक्स को लेकर उनका बाइंग जो है 1275 का है, अभी 1240 के करीब का भाव चल रहा है, लॉस में है, लेकिन 6 महीने का नजरिया जानना चाह रहे हैं। टारगेट क्या हो कुछ हो सकता है सर, स्टॉप लॉस क्या लगाया जाए?
सो बीडीएल की बात करें भारत डायनामिक्स की, तो रिसेंटली हमें करेक्शन देखने मिल रहा है। ये काउंटर हमें देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही रिजेक्शन लेके करेक्शन देखने मिल रही है। ऑल इन ऑल यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो अभी अगर हम बात करें तो मेजर जो सपोर्ट ये काउंटर के लिए बन के आ रहा है वो 1180 के आसपास है, 1150 1180 के आसपास। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड रखिए। 3 से 6 महीने का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड रखने की ही राय रहेगी। वापिस से हमें अपसाइड में जो लेवल्स है 1350 के लेवल्स वो आप वो देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड कीजिए 1350 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, होल्ड करके चल सकते हैं 1350 तक के टारगेट के लिए, तो इसको आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। हिमांशु सर, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर जो नतीजे आए काफ़ी शानदार है सर। 114% नेट प्रॉफिट देखा जाए 75 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इसके अलावा एनपीए भी, जो नेट एनपीए उसमें भी गिरावट आई है, घटकर आया है 1.27। ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो ये 6.6% पर रहा है। सर कैसे देख रहे हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस को, क्योंकि प्रीवियस सेशन देखा जाए तो 8% से ज़्यादा की बढ़ोतरी इसमें देखें, 197 का भाव चल रहा है। सर कोई मौका है या अभी ये काउंटर को अवॉइड करके चल सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सब ठीक ठाक ही है। चार्ट पैटर्न भी अच्छा है, नंबर्स भी अच्छे हैं। और जैसा कि हमने पिछले भी शोज में काफी बारी चर्चा की है, जो क्रेडिट साइकिल है वो पिकअप होती हुई नजर आ रही है। तो ये एनबीएफसी लेंडिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, इनके नंबर्स एक्सपेक्टेड लाइंस पर पॉजिटिव टाइप सरप्राइज हो रहे हैं। और अगर ये साइकिल पिकअप होती हुई नजर आई तो आने वाले क्वार्टर्स में भी ये जो नंबर्स हैं ये इंप्रूव होंगे। चार्ट स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि लोअर लेवल पर अच्छी एक्यूमुलेशन हो चुकी है और अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट की तैयारी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चार्ट वाइज देखें तो 185 188 अच्छे सपोर्ट हैं, उनके आसपास स्टॉक कभी भी मिलता है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशंस एंटर की जा सकती हैं। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 205 210 रुपए तक के टारगेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पोजिशनली ये स्टॉक एक अच्छी तेजी के लिए तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से भी रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, निवेश किया जा सकता है। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। प्रदीप सर, मोतीलाल ओसवाल पर आपसे व्यू लूंगा। नतीजे आ चुके हैं, अगर देखा जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% बढ़ चुका है, वेल्थ मैनेजमेंट पीएटी देखा जाए तो 7% घटकर आया है। कैसे देखते हैं सर मोतीलाल ओसवाल के शेयर को? कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? जी, अगर ओवरऑल स्टॉक को हम देखेंगे कहीं ना कहीं टॉप के आसपास है। सो ये टॉप क्रॉस करना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है और मल्टीपल रेसिस्टेंस है चार्ट में। ऑलमोस्ट 995 से 125-30 के लेवल पे मुझे लगता है कि एटलीस्ट 130 इसके ऊपर सस्टेन होने पे स्टॉक पे एक फ्रेश मोमेंटम आएगा। या तो मैं ब्रेकआउट के बाद लेने वाला हूँ, अदरवाइज बेस के मेरे हिसाब से एक बार आपको 891 से 880 के आसपास कभी भी थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो उस लेवल पे आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। सिंपल, या तो ब्रेकआउट नहीं तो बेस पे, यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, ये सर का व्यू है मोतीलाल ओसवाल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। निश्चित सर, अगला काउंटर ओरिएंट सीमेंट को लेकर है। नेट प्रॉफिट में 62% घट गया है सर, नेट प्रॉफिट इसका 77 करोड़ पर पहुंच चुका है। आय जो है वो भी देखिए, इनकम जो है 30% घट गया है। एबिटा भी देखा जाए तो करीब करीब 20% घट कर आया है। सर ओरिएंट सीमेंट को अवॉइड करना चाहिए अभी कंप्लीटली, आपका नजरिया क्या रहेगा? सो ओरिएंट सीमेंट की बात करें तो डेफिनेटली हमें वीकनेस ही देखने मिला है, चाहे वो रिजल्ट्स के फ्रंट पे हो या स्टॉक के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। कंटिन्यूसली लोअर लोज बन रहे हैं। वीकली चार्ट्स भी अगर हम देखेंगे तो डाउन साइड में ही देखने मिल रहा है एंड एक कंसोलिडेशन लोअर लेवल्स पे देखने मिल रहा है। जो मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है करंटली अगर हम बात करें तो 120 का लेवल है जहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। बट डेफिनेटली जिस हिसाब से रिजल्ट्स आया ये भी ब्रेक होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे अवॉइड करने की ही राय रहेगी। आपने सही बताया कि अभी फिलहाल रिजल्ट्स भी वीक है एंड ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर भी देखे चार्ट्स में टेक्निकली भी वीकनेस ही देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे अवॉइड करने की ही राय रहेगी। 120 पहला टारगेट और दूसरा डाउन साइड में हमें 100 रुपए तक के टारगेट भी देखने मिल सकते हैं। सो अवॉइड कीजिए ओरिएंट सीमेंट को। ठीक है, ये सर का व्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, ओरिएंट सीमेंट को अवॉइड करने की सलाह दी जा रही यहाँ पर।
बातचीत कंटिन्यू रहेगी, लेकिन दर्शकों को बता दें अभी 750-800 दर्शक ये शो देख रहे हैं, उनको बता दें अब द बोनस का क्लोजिंग शो भी आने लग गया है, जाते जाते जीत जरूर देखिए। बहुत सारे ऐसे काउंटर्स होते हैं जो टॉप ट्रेड आप लोगों को बताए जाते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखती है। हफ्ते का आखिरी दिन भी है, आखिरी घंटे कहां पर मौका बनेगा सब कुछ सिखाया जाए, स्टॉक्स, लेवल्स, एक्शन सब कुछ देखने को मिलता है। शुभम शंकर जी शो को होस्ट करते हैं, इसके अलावा राजेश शर्मा जी होते हैं, कमोडिटी समाचार से सेबी रजिस्टर आ रहे हैं, आप लोगों को टॉपिक रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा मुदित गोयल जी होते हैं। तो ये शो जरूर देखिए दोपहर 2:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, जाते जाते जीत। शेयर जो गुरुवार को रडार पर थे आप लोग देख सकते हैं, टीवीएस मोटर, सनटेक, यहाँ पर एशियन टाइल्स, एसआरएफ, डिक्सॉन, सभी को आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, सब कुछ बताया जाएगा। कर्नाटका बैंक, आप लोगों को टॉप पिक जो इसके होते हैं रिकमेंड किए जाते हैं उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। पीएन गाडगिल है, सीजी पावर है, पटेल इंजीनियरिंग है, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया आज के शो में। तो आप लोग ये देखिए, ऑब्जर्व करिए, ये शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है क्योंकि सीधे काउंटर पे बात होती है कि खरीदा जाए या नहीं, अवॉइड किया जाए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप लोगों को समझाया जाता है। तो 2:30 बजे जुड़िए, शो के साथ बातचीत किया जाएगा। प्रदीप सर, एक सवाल आ रहा है, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे बातचीत। राजकुमार रस्तोगी जी का डेटा पैटर्न को लेकर राय जानना चाह रहे हैं कि उसमें क्या रणनीति बनाई जा सकती है। उन्होंने यहाँ पर 3200 रुपये पर बाय करके रखा है, 15 ही शेयर है उनके पास, लेकिन अच्छे खासे प्रॉफिट में है। पूछ रहे प्रॉफिट बुक किया जाए या अभी और एड ऑन किया जा सकता है, या जो ऑलरेडी बाय करके रखा है उसे एज इट इज होल्ड करके रखें। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उनका व्यू कितने टाइम का है। अगर व्यू है 1-2 हफ्ता, मैं बोलूंगा यू शुड बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत बढ़िया देखा स्टॉक चला हुआ है। लास्ट एक दिन पहले भी स्टॉक 12-13% एक दिन में भागा था। अब अगर व्यू 2-4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते का ना होके 6 महीने का है तो ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बढ़िया एक अप ट्रेंड के साथ स्टॉक खुद के जो स्ट्रेंथ है इनको मेंटेन कर रहा है, आपको बने रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एक बार 4930 और इसको क्रॉस करने के बाद एक बार 5400 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है, बट इट विल टेक 2 क्वार्टर्स। एटलीस्ट आपको 6 महीने के लिए टाइम देना पड़ेगा। हिमांशु सर, स्विगी और इटर्नल पर आपका क्या नज़रिया है? अपॉर्चुनिटी दिखती है क्या इसमें? क्योंकि मैं अभी बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, स्विगी और जोमेटो यानी इटर्नल को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा आपका नज़रिया क्या है इसको लेकर? अपॉर्चुनिटी है क्या इसमें, खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, मेरा इस पूरे ही स्पेस पे जो नजरिया है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये थोड़ा सा एक लॉन्गर टर्म थीम है। पोजिशनल लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। इन सब कंपनीज बहुत एडवांस्ड बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है और बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ा शिफ्ट है। प्ले करने के लिए थोड़ी सी साइकिल को, आपको इन्वेस्टमेंट साइकिल को बड़ा करना पड़ेगा। और क्योंकि एटर्नल एक काफी बड़ा ऑलरेडी मूव दिखा चुका है और रिलेटिवली जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड है, हालांकि उसके बावजूद भी जो नंबर्स इसके अभी 2 दिन पहले देखने को मिले वो बड़े बेस पर भी काफी स्ट्रॉन्ग इंटरनल्स बनते हुए नजर आए थे। मुझे लगता है स्विगी का रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है। 260 रुपए के आसपास टॉप ट्रेड कर रहा है, 255 258 के आसपास बहुत अच्छी एंट्री के मौके हैं। तो स्विगी में एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 280 282 और एक बार उसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो एक अप ट्रेंड का, एक बॉटमिंग आउट का कंफर्मेशन बनता हुआ नजर आएगा, जिस केस में 300 320 रुपए तक के लक्ष्य भी आने वाले कुछ हफ्तों में बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरा नजरिया इस स्पेस पर पॉजिटिव है। खरीदारी के बिल्कुल यहाँ पर मौके ढूंढे जा सकते हैं। खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं। स्विगी एटर्नल को लेकर सर काफ़ी पॉजिटिव है इनकाउंटर्स पर, तो इसको आप लोग ट्रैक कीजिएगा और जो चीज़ें बताई जा रही सर की ओर से समझाई जा रही हैं उसको आप लोग देखिएगा। निश्चित सर, एक लास्ट सवाल है आपके लिए, समझना चाहेंगे सर कोई टॉप पिक में आप देना चाहेंगे, रिकमेंड करना चाहेंगे आज जिसमें एक्शन दिखे किसी ऐसे शेयर में? डेफिनेटली अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा के फीचर्स में बाय करने की सलाह रहेगी, वो एक एफएनओ पिक में से रहा। एंड कैश सेगमेंट में अगर हम बात करेंगे तो एक फर्स्ट क्राई का काउंटर है जहाँ पे फोकस रख सकते हैं। फर्स्ट क्राई के काउंटर में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है एंड यहाँ से एक अपसाइड के लिए ये काउंटर रेडी हो रहा है। तो फर्स्ट क्राई में करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। 220 तक के टारगेट्स के लिए
करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। 199 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड 220 के टारगेट्स के लिए फर्स्ट क्राई में बाय कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेनविस सॉल्यूशंस में बाय करने की सलाह दी जा रही सर की ओर से, तो आप लोग ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चल सकते हैं। निश्चित सर, डिस्क्लेमर भी दे दीजिए प्लीज सर। आज के दिन जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस की या स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, किसी में भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट के साथ हमने सेम व्यू शेयर किए हुए हो सकते हैं। शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप सर, बातचीत कंटिन्यू रखते हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे टॉपिक में कोई रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से, कहां पर दांव लगाया जाए सर, मौका क्या है? 2-4 काउंटर दीजिए बढ़िया बढ़िया ट्रेडर्स को। जी देखिए वरीश जी, एक ही काउंटर मैं अभी देने वाला हूँ, और ये आज का लिए नहीं, बहुत बढ़िया एक सेटअप है। 10% जी का एक स्टॉक को मेंटेन करना है, उसके अगेंस्ट पे मिनिमम आपको 20 से 25% का एक टारगेट मैं दे रहा हूँ। स्टॉक का नाम रहेगा वेदांता। वेदांता का चार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, और आप देखेंगे जब वेदांता ग्रुप पूरा डिमर्जर हुआ उसके बाद लगातार वेदांता का स्टॉक 350 340 से जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर हम लोगों ने देखा था, लग रहा है कि मार्केट 2-3 दिन से थोड़ा खराब है, लेकिन वेदांता देखिए नीचे नहीं आ रहा है, मतलब बेस बन रहा है। सो आउट तो यहाँ पे नहीं है, बेस है। मैं और मेरा साइकोलॉजी क्लियर है, या तो बेस पे बाय करेंगे, नहीं तो ब्रेकआउट में। अभी इस बाजार में ना ब्रेकआउट कॉल थोड़ा बहुत फेल होने का चांसेस है, लेकिन बेस पे जो है ये थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ मिलने पे ये भागता हुआ नजर आएंगे। पहला टारगेट आपको यहाँ पे 278, सेकंड टारगेट आपको 294, थर्ड टारगेट आपको 330। तीनों टारगेट के लिए आपको बाय करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको 239 के लेवल पे मेंटेन करना है। टाइम फ्रेम रहेगा 2 महीने का। अगर आप 2 महीने का टाइम फ्रेम रखते हैं, अगेन मैं टारगेट रिपीट करके देता हूँ, 278 पहला टारगेट, 294 सेकंड टारगेट, 330 थर्ड टारगेट, स्टॉप लॉस 290 239। ये स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके आपको 2 महीने के व्यू से वेदांता हम बाय करके चल सकते हैं। मिनिमम 20 से 25% ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, ये सर की ओर से टॉप पिक में दिया जा रहा है वेदांता, आप लोग नोट डाउन करके चल सकती है। 239 का स्टॉप लॉस लगाइए, अभी 264 का भाव है, यहां से लॉन्ग करके चलिए, बाय करके चल सकते। 278 का पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 294 का सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट रहेगा 330 तक का। तो टॉप पिक में प्रदीप सर की ओर से वेदांता रिकमेंड किया जा रहा है। लगातार वेदांता को लेकर दर्शकों के सवाल भी आ रहे थे, तो उनके सवालों का जवाब ये रहा, टॉप पिक में वेदांता कैश सेगमेंट में आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन करिए। हिमांशु सर, एक आखिरी सवाल आपके लिए रहेगा, बाद में हम लोग और भी चर्चा करेंगे, सवाल लेंगे। आपकी तरफ से कोई कैश सेगमेंट में है क्या अपॉर्चुनिटी सर? टॉपिक में कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे हॉट स्टॉक सेगमेंट में? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा ब्रिज जी यहाँ पर, कि मुझे लगता है आज टेक्सटाइल स्पेस जरूर फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने जो इंडिया पर जो टैरिफ है वो बेसिकली 10% किया है, वो पॉजिटिव है, क्योंकि 12.5% से घटकर वो 10% है। तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा बेनिफिशियरी टेक्सटाइल सेक्टर हो सकता है, और टेक्सटाइल स्पेस में काफी सारे स्टॉक्स चार्ट्स ऐसे हैं जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा सेक्टर ही ध्यान में रखें। और कैश स्पेस में जो एक खरीदारी की राय है वो मेदांता हॉस्पिटल में खरीदारी करके सलाह है। यहाँ पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है, फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन है, कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, कल भी पॉजिटिव बंद यहाँ पर नजर आया। 1378 रुपए के आसपास स्टॉक बंद हुआ है, तो 1360 1365 तक खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 1350 रुपए का लगाकर यहाँ पर 1425 और 1450 रुपए तक के दो टारगेट्स 1 से 2 दिन का नजरिया रख के मेदांता में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ठीक है, ग्लोबल हेल्थ में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है, टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है 1400 के ऊपर के टारगेट के लिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके चलिए, ट्रैक कीजिए। कैश सेगमेंट में टॉप पिक में हिमांशु सर की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है। ये हॉट स्टॉक सेगमेंट के टॉप पिक्स हैं आज के लिए, तो आप लोग नोट डाउन करिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। चार्ट भी स्क्रीन पर है, 1376 का भाव है, 1400 के ऊपर का टारगेट है ग्लोबल हेल्थ में, तो इसको आप लोग ट्रैक कीजिएगा। ट्रेडिंग कॉल स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए, जो सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। फिलहाल ये सर आप लोग बने रहिए, चर्चा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हम लोग जो ये हॉट स्टॉक का सेगमेंट है यहीं पर क्लोज करते हैं।